सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, जानवी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनआईएस बोर्ड और राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी और इसका पाठ नंबर है 8, चंद्रग्रहणा से लौटती बेर। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो इसकी पहले प्रस्तावना पढ़ते हैं। आपने गांव की खूबसूरती को देखा होगा। खुले खुले खेत, झूमती फसलें, लहराते तालाब, चमकती चांदनी, चहकते पक्षी और प्रकृति के अनेक सुंदर दृश्य हमारे मन में हलचल मचाते हैं। इन्हें देखकर बड़ा आनंद आता है। देखने के बाद सामान्य व्यक्ति उन्हें भूल भी जाते हैं, किंतु कवि का देखना औरों के देखने से अलग होता है। कवि किसी भी दृश्य का सूक्ष्म अवलोकन करता है, यानी कवि उसको बारीकी से अध्ययन करता है और उन पंक्तियों को वो लिख के उसको चित्रात करता है। वह उन दृश्यों को अपने शब्दों में पिरो लेता है और वह ऐसा आकर्षक बना देता है कि पाठक या श्रोता आनंदित हो उठते हैं। कवि ने इन दृश्यों को कैसे उभारा है, इन दृश्यों को आइए पढ़ते हैं। कविता चंद्रग्रहणा से लौटती बेर। अब देखिए, अपन कविता पढ़ते हैं। आप सबसे विनती है कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। देखिए, देख आया चंद्रग्रहणा, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत में बैठा अकेला। देखिए, चंद्रग्रहणा एक जगह का नाम है, गांव का नाम है। तो वो देख के आया है कवि। एक बीते के बराबर, एक हरा ठिगना चना, बांधा मुरठे शीस पर। मतलब एक छोटा सा चने का पौधा है जो बांधे मुरठा शीस पर, मतलब अपने सर पे पगड़ी बांध रखी है उसने। छोटी गुलाबी फूल का, मतलब छोटे गुलाबी फूलों की पगड़ी बांध रखी है चने ने और सजकर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, यानी उसके पास में ही एक अलसी का पौधा लगा हुआ है। वो हटीली के रूप में उसको कवि ने लिखा है। देह की पतली, मतलब वो बिल्कुल पतला पौधा है। तो देह की पतली, कमर की लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है छुए ये तो दूँ हृदय दान उसको मैं। देखो, देह की पतली, कमर की लचीली, नीले फूले फूलों को सिर पर चढ़ाकर, उसके नीले फूल आ रखे हैं, और कह रही है छुए यह, मतलब हवा से वो एक दूसरे को छूते हैं। तो वो कह रहा है दूँ हृदय का दान, मतलब मेरा हृदय मैं उसको दे दूंगी। वो अलसी को इस प्रकार कवि ने संबोधित किया है। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। यानी सरसों हमें पीले फूल आते हैं तो वो हाथ पीले कर रखी है, मतलब जैसे कोई शादी के अंदर वो मंडप के अंदर पधारी है। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। यानी फागुन के महीने को बताया गया है कि वो फाग का गीत गा रहा है और वो स्वयंवर देखने को आया हुआ है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। देखिए, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है कि हवा चल रही है, उससे सब कुछ हिल रहा है। प्रकृति इस शादी के अंदर एक माँ का, जैसे माँ करती है वैसे वो प्रकृति उनकी माँ के बराबर हो रही है। दूर व्यापारिक नगर से, मतलब व्यापारिक नगर जो शहरों के लिए कहा गया है कि वो व्यापारिक नगर है, परंतु वहाँ पे प्रेम कम होता है और ये भूमि प्रेम के लिए अत्यधिक उपजाऊ है। यानी यहाँ गांव में प्रेम अच्छा और ज़्यादा रहता है। आर पैरों के तले एक पोखर, यानी पैरों के तले जहाँ कवि बैठा हुआ है वहाँ पे एक पोखर मतलब तालाब, उठ रही है इसमें लहरियाँ, यानी लहरें उठ रही है उसके अंदर। नीले तल में उगी घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। उस तालाब के तल के अंदर भूरी घास उगी हुई है और वो भी जैसे वो तालाब का पानी हिल रहा है, लहर चल रही है, तो वो घास भी हिल रही है। एक चांदी का बड़ा गोल सा खंभा आँखों को चकमकाता। अब इसमें चांदी का गोल बड़ा खंभा उसने चांद के लिए कहा गया है, यानी चांद का प्रतिबिंब, यानी उसकी जो छाया उस जल में पड़ रही है तो वो जल के साथ, लहरों के साथ वो भी हिलता है।
है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। देखिए अब इसमें कहा है कि पत्थर तालाब के किनारे पे पड़े हुए हैं, तो वो चुपचाप मतलब पानी पी रहे हैं उसका, और प्यास जाने कब बुझेगी, कि वो तो हमेशा वहीं पड़े रहते हैं, तो वो उसका प्यास कभी बुझी नहीं रही उसकी, वो लगातार उसका पानी पिए जा रहा है। चुप खड़ा बगुला, डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल, ध्यान निद्रा त्यागता, और चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता। अब देखिए यहाँ पे एक बगुले को बताया गया है कि बगुला हमेशा पानी में रहता है, तो वो एक टांग उसकी जल में रहती है, और ऐसे लगता है कि वो जैसे निद्रा में मतलब सो रहा है वो। पर जैसे ही मीन चंचल, मीन मतलब मछली, कोई मछली को देखता है तो अपना ध्यान निद्रा त्याग कर, मतलब वो ध्यान और वो नींद अपनी छोड़ के उसको चट से दबाकर चोंच में खा जाता है उसको। और एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों को झपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली, चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती गगन में। देखिए अब इसमें कहा है एक काले माथे की चिड़िया है जो अपने सफ़ेद, श्वेत यानी सफ़ेद पंखों से जफाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय में। यानी वो पानी उड़ती हुई वो पानी के पास में आती है, तो वो जल के हृदय को मतलब छू कर जाती है, और मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर उड़ती गगन में फिर उड़ जाती है वो। देखिए इसमें बगुला और ये चिड़िया, चिड़िया को चतुर बताया गया है, बगुले को चालाक बताया गया है। अब देखिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। ये पहली लाइन आई है ना, देख आया चंद्र गहना, ये अपनी कविता पढ़ी है, तो ये ब्याह मंडप में पधारी, यहाँ तक की व्याख्या पढ़ते हैं अपन। तो इसके संदर्भ में तो आपको ये लिखना है कि पंक्तियाँ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक की कविता चंद्र गहना से लौटती बेर से ली गई है, और इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि गांव के प्राकृतिक दृश्यों के बारे में बता रहे हैं। वे प्रकृति के माध्यम से ग्रामीण परिवेश में शादी ब्याह के विषय में बताना चाहते हैं। अब देखिए इसकी व्याख्या करते हैं। कविता के प्रारंभ में पहली पंक्ति ने कवि मानो सूचना दे रहा है कि मैं चंद्र गहना देख आया, लौटते हुए खेत की मेड़, यानी खेत की पगडंडी पे मैं बैठा था। अकेला बैठा हुआ वह खेत और उसके आसपास के दृश्यों को देख रहा है। सबसे पहले उसका ध्यान खेत में उगे हुए चने की ओर जाता है। चने के पौधे को आकार छोटा होता है, चने में गुलाबी रंग के फूल आ गए हैं। कवि को लगता है कि छोटे से कद का बित्ते भर का चना अपने सिर पर गुलाबी पगड़ी बांधे हुए सजे संवरे दूल्हे सा खड़ा है। चना और अलसी दोनों एक ही खेत में आसपास खड़े हैं। अलसी का पौधा दुबला पतला और लचीला होता है, इसलिए हवा से हिलता डुलता रहता है। कविता में अलसी के 3 विशेषण दिए गए हैं। वह हटीली है, वह देह की पतली है, और उसकी कमर लचीली है। अलसी का फूल नीले रंग का होता है। अलसी को देखकर कवि को लगता है कि दुबली पतली लड़की है जो मचलती दिख रही है, और मानो कह रही कि जो मुझे छू लेगा मैं उसे अपना हृदय दे दूंगी, उससे प्यार करूंगी। और सरसों की न पूछो। देखिए ये सरसों और चना है, अलसी है, ये एक ही टाइम पे होते हैं, ये रबी की फसलों में आते हैं, तो एक साथ ये खेत के अंदर है। किसी भी निरालेपन की बात करनी है तो हम बात ऐसे शुरू करते हैं कि सरसों की न पूछो, सरसों अब सयानी हो गई है। सयानी होने के 3 अर्थ हैं, एक तो समझदार होना, दूसरा नौजवान होना, तीसरा चतुर होना। यहाँ सरसों के विषय में उसे सयानी कहकर कवि ने युवती होने का एक संकेत किया है, और बताया है कि वह विवाह योग्य हो गई है, इसलिए उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं। हाथ पीले क्योंकि सरसों के फूल हमेशा पीले होते हैं। हाथ पीले करना एक मुहावरा भी है जिसका अर्थ शादी कर लेना है। अब देखिए इसके विशेष में आप लिखेंगे, इसकी भाषा सरल एवं सुबोध है और पढ़ने में रुचिपूर्ण है। चना, अलसी, सरसों आदि वनस्पतियों को कवि ने मनुष्यों जैसा व्यवहार करते हुए दिखाया गया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। अब देखिए दूसरी पंक्ति में आते हैं, फाग गाता मास फागुन से लेके उपजाऊ अधिक है।
यहाँ तक का। ये देखो आप इन लाइनों को भी ऊपर पाठ पढ़ा है ना, उसके अंदर भी आप देख सकते हो, दोबारा भी पढ़ सकते हो इसको। अभी देखिए इसके संदर्भ में यही लिखना है कि हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से कविता चंद्र गहना लौटती बेर से ली गई है और इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल है। इसके प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियों को कवि समाज के भिन्न भिन्न व्यवहारों का उल्लेख प्रकृति के माध्यम से कर रहा है। कवि ने सरसों के प्रसंग में ही हाथ पीले करने का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि सरसों जब फूलती है तो पूरा खेत पीला हो जाता है। पीला सरसों ब्याह के मंडप में पधार चुकी है, वहाँ गुलाबी साफा बांधे चना पहले से ही बैठा है। यानी विवाह के मंडप में सरसों आई है और वो साफा बांध के चना पहले से ही वहाँ पे बैठा हुआ है। विवाह की हलचल में फागुन का महीना कैसे चुप रहता, वह फाग गाता हुआ पहुँचा। फाग का गाना, चने का सजना, सरसों के हाथ पीले करना, इन सब में एक दूसरे का हो जाने की ललक है। इस दृश्य में कवि को लगता है जैसे स्वयंवर हो रहा है। जिस प्रकार माँ विवाह मंडप में कन्या के ऊपर स्नेह भरे आंचल की छाँ करती है, उसी प्रकार यहाँ प्रकृति माँ की भूमिका निभा रही है। प्रकृति का अनुराग भरा आंचल हिल रहा है। यह दृश्य कवि को छू लेता है। उसे लगता है कि इस ग्रामीण अंचल किसी नगर की उपेक्षा, यानी किसी शहर की उपेक्षा अधिक प्यार भरा वातावरण है। नगर तो व्यावसायिक हो गए हैं, व्यावसायिक नगरों में प्यार कम उपजता है और ग्रामीण अंचल की भूमि प्रेम प्यार के लिए अधिक उपजाऊ है। यानी ग्रामीण गांवों के अंदर प्रेम प्यार अधिक रहता है और शहरों में वो चीज़ नहीं होती है। जैसे एक निर्जन अंचल में प्रकृति के चप्पे चप्पे पर प्यार दिखाई दे रहा है। देखिए इसके विशेष में यही लिखना है आपको, इसकी भाषा सरल एवं सुबोध और पढ़ने में रुचिपूर्ण है। कवि समाज के भिन्न भिन्न व्यवहारों का उल्लेख प्रकृति के माध्यम से कर रहा है और मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब देखिए तीसरी पंक्ति के अंदर आते हैं, और पैरों से लेके उड़ती है गगन में। इसमें भी संदर्भ में यही लिखना है कि हमारी चंद्र गहना लौटती बेर कविता से लिया गया है और इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल हैं। प्रसंग में आपको लिखना है कि कवि तालाब की लहरों, पोखरों के तल तथा पत्थरों के संबंध के विषय में बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। कवि को नीचे तालाब दिखाई पड़ता है जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही है। पोखर का तल नीला है पर उसमें भूरे रंग की कुछ घास भी उगी है। तालाब की लहरों में वह भी डोल रही है, मतलब वो भी हिल रही है। सांझ होने को आई, सांझ होने का मतलब होता है शाम हो गई, शाम होने को आई और तालाब की सतह पर चांद का प्रतिबिंब चमक रहा है। उसकी चमक आँखों को चौंधिया देती है। चांद के बारे में कवि की कल्पना देखिए। एक चांदी का बड़ा गोल सा खंभा, चांद के लिए चांद का बड़ा गोल सा खंभा कहना ठीक है, परंतु क्या आप बता सकते हैं कि चांद कवि को क्यों प्रतीत हुआ? जी हाँ, किसी तालाब या पोखर में हिलते जल में चांद का प्रतिबिंब भी उसकी गहराइयों का बोध कराता है। जब हम तालाब किनारे घूमने जाते हैं तो हमें अनेक पत्थर दिखाई देते हैं। कवि का ध्यान उन पत्थरों की ओर जाता है और कवि कल्पना करता है कि वे पत्थर तालाब के किनारे पड़े चुपचाप उसका पानी पी रहे हैं। कब से, मतलब जाने कितने दिनों से, कितने वर्षों से वो उसका पानी चुपचाप पी रहे हैं। शायद जब से तालाब बना हो तब से, भाई जब से तालाब बना है तब से ही पड़े हों वो वहाँ पे। कवि यहाँ पर तालाब और उसमें स्थित पत्थरों को प्राचीन साहचर्य में व्यक्त करता है। तालाब में रहने वाले अनेक वस्तुएं गतिशील है, लेकिन पत्थर बिना हिले डुले उसमें चुपचाप पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर कवि कल्पना करता है कि ये पत्थर पता नहीं कितने समय से चुपचाप तालाब का पानी पी रहे हैं। तालाब के कुछ अन्य दृश्यों में एक बगुला जो पानी में टांगे डुबाए ध्यान मग्न सोया हुआ सा खड़ा है। वह सचेत तो है परंतु देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वह सो रहा है। जो ही उसे कोई चंचल मछली दिखाई पड़ती है तो वह उसे तत्काल लपक कर गटक लेता है। देखिए बगुले को यहाँ पे धूर्त व्यक्ति से मतलब उसकी समानता की गई है कवि के द्वारा कि वो मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि वो सोया हुआ है परंतु उसको जब भी मछली दिखती है उसको वो खा जाता है। और एक काले माथे वाली चालाक चिड़िया भी अपने सफ़ेद पंख फैलाकर तालाब की सतह पर झपट कर
पानी के भीतर से एक उजली सफ़ेद मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर आकाश में उड़ जाती है। ये सब चालाक व्यक्तियों के प्रतीक हैं। बगुला और चिड़िया, इनको दोनों को धूर्त और चालाक व्यक्तियों से प्रतीक माना गया है। अब देखिए, इसके विशेष में भी यही लिखना है कि इसकी भाषा सरल एवं सुबोध और पढ़ने में रुचिपूर्ण है। कवि तालाब की लहरों, पोखर, तल तथा पत्थरों के संबंध में विषय में बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब देखिए, इसका थोड़ा सारांश भी देख लेते हैं अपन। यह कविता प्रकृति सौंदर्य और ग्रामीण परिवेश के मोहक वातावरण को चित्रित करती है। इस वातावरण ने कवि को इतना आकर्षित किया है कि खेत के मेड़ पर बैठे बैठे उसने यह कविता रच डाली। देखें, यह प्राकृतिक सौंदर्य को पाठक तक पहुंचाने के लिए कवि ने एक सुंदर कल्पना की है। उसने विवाह के उत्सव का आरोप प्रकृति पर किया है। जिस प्रकार विवाह या किसी अन्य उत्सव के अवसर पर मनुष्य समाज में हलचल बढ़ जाती है, वैसे ही कवि को प्रकृति भी उल्लासित और हलचल युक्त लगती है। कवि ने वातावरण के प्रत्येक वस्तु को बड़े ध्यान से देखा है, इसलिए वह इतने प्रभावशाली ढंग से उसे प्रस्तुत कर पाया है। जिन चीज़ों को हम देखकर अक्सर उनकी उपेक्षा कर देते हैं, कवि ने उनका चित्रण इस कविता में किया गया है। पोखर के तल में गतिमान पूरी धारा, पोखर के पानी में चांद के प्रतिबिंब को गोल खंबे की कल्पना, पत्थरों और पानी को लंबे समय साथ को इस रूप में देखना, पत्थर झुककर न जाने कब से पानी पी रहे हैं, फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती। इन सब के साथ बगुले और चिड़िया की गतिविधियों को कवि ने पाठक के सामने साक्षात कर दिया है। तो इस प्रकार ये आपका पाठ सारांश के रूप में पूर्ण हुआ। तो विद्यार्थियों, आपसे फिर एक बार अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।